हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट के साथ। और आज का हमारा पॉजिटिव नोट है, ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2017 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसको हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। साथ ही ये जो है वो पार्ट 2 है हमारी प्रीवियस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दी हैं। स्टेटमेंट ए हमें जो गिवन है वो क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन which is bounded on the real and imaginary axes of C। अब हमें इसमें देखना है कि क्या एक ऐसा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो बाउंडेड हो रियल एक्सिस पे भी और इमेजिनरी एक्सिस पे भी C के। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट ए। अब स्टेटमेंट बी क्या गिवन है, दैट द रिंग ऑफ एनालिटिक फंक्शंस ऑन द ओपन यूनिट डिस्क ऑफ C with respect to the operation of pointwise addition and pointwise multiplication is an integral domain। अब इस केस में हमें क्या देखना है, एक रिंग है जो एनालिटिक फंक्शंस की है एक ओपन यूनिट डिस्क पे C के। ठीक है, और इसमें जो ऑपरेशंस हमें डिफाइन किए गए हैं वो है पॉइंटवाइज एडिशन और पॉइंटवाइज मल्टीप्लिकेशन। तो हमें चेक करना है कि क्या ये रिंग जो है एनालिटिक फंक्शंस की जिसको हमने डिफाइन किया है ओपन यूनिट डिस्क पे, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। अगर है तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। अब स्टेटमेंट सी हमें क्या गिवन है, दैट देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन f such that f of 0 is equal to 1 and such that mod of f of z is less than equal to 1 divided by mod of z for all mod of z greater than equal to 5। अब हमें स्टेटमेंट सी में क्या करना है कि हमें देखना है कि क्या एक ऐसा एंटायर फंक्शन f जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और जो सेटिस्फाई करेगा इन कंडीशंस को। और वो कंडीशन क्या है कि f ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ जब भी मॉड ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के बराबर होगा तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z। तो हमें इस केस में क्या गिवन है, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, और हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट ए के बारे में, और स्टेटमेंट ए के लिए जो है हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। वो काउंटर एग्जाम्पल क्या है, हम एक फंक्शन लेंगे f जो C से C की तरफ है और जिसको डिफाइन किया गया है ऐसे, दैट इज f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर माइनस z की पावर 4 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। अब इस केस में ये फंक्शन f जो है वो नॉन कांस्टेंट भी है, और साथ ही साथ जो है ये एंटायर फंक्शन भी है, और ये f जो है वो बाउंडेड है रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे भी। सो इसीलिए जो है हमें एक ऐसा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मिल गया है जो बाउंडेड है रियल और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सो इसी वजह से क्या है, स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। स्टेटमेंट ए को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बी को।
तो स्टेटमेंट बी में क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे आर एक सेट है जिसमें वो सारे फंक्शंस हैं एफ जो डेल्टा से सी की तरफ जाते हैं और साथ ही साथ एफ जो है वो एनालिटिक है। अब इस केस में ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें वो सारे z हैं c के सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। अब इस केस में हम सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, पॉइंट वाइज एडिशन क्या है और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या है। सो वेयर प्लस इज द पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बाय f plus g of z is equal to f of z plus g of z for all z belongs to delta। साथ ही साथ डॉट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं और वो क्या है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, दैट f इंटू जी ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z इंटू जी ऑफ z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डेल्टा। अब इस केस में क्या है, r अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। और इस केस में आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसको डिनोट किया है हमने एफ नॉट से, और इसको हम डिफाइन करेंगे ऐसे, दैट इज एफ नॉट जो है वो डेल्टा से सी की तरफ है, और इसको ऐसे डिफाइन किया गया है दैट एफ नॉट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डेल्टा। और हर एक इनवर्स f का जो बिलोंग कर रहा है r में वो किससे डिनोट किया है हमने, माइनस ऑफ f से, और जिसको हमने डिफाइन किया है ऐसे, दैट इज माइनस f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डेल्टा। अगर हम एसोसिएटिविटी देखेंगे तो वो कैसे डिफाइन है, दैट इज f प्लस जी ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z प्लस g ऑफ z विच इज इक्वल टू होगा g ऑफ z प्लस f ऑफ z विच इज इक्वल टू होगा g प्लस f ऑफ z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डेल्टा। साथ ही साथ r अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो है सेमी ग्रुप, ओके। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके लिए हम मान के चलेंगे f ऑफ z इंटू जी ऑफ z इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डेल्टा, जहाँ पे f और g जो है वो एनालिटिक फंक्शंस हैं एक डिस्क डेल्टा पे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि या तो f ऑफ z इज इक्वल टू 0 है या तो g ऑफ z जो है वो इक्वल टू 0 है फॉर z बिलोंग्स टू डेल्टा। अब हम मान के चलेंगे कि S1 जो है वो एक सेट है जिसमें z बिलोंग्स टू डेल्टा सच दैट f ऑफ z जो है वो 0 के बराबर है, और S2 एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे z है जो बिलोंग कर रहे हैं डेल्टा में सच दैट g ऑफ z जो है वो इक्वल टू 0 है। अब ये जो S1 यूनियन जब हम S2 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा के, ओके। अब क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द SI मतलब S1 और S2 अनकाउंटेबल होगा, क्यों, क्योंकि गिवन डिस्क में जो है वो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो इससे क्या मिल जाएगा कि SI के पास जो है वो एक लिमिट पॉइंट है खुद के अंदर। तो अगर हम आइडेंटिटी थ्योरम लगाएंगे, और आइडेंटिटी थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है कि अगर f जो है वो एनालिटिक फंक्शन है एक डोमेन D में, और S जो है वो सेट ऑफ ऑल दी जीरोज हैं ऑफ f इन D, अगर ऐसा हो जाए कि S डैश इंटरसेक्शन D जो है वो नॉट इक्वल टू 5 के बराबर आए, तो हम कह सकते हैं कि f जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर है। सो इससे क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट वन फंक्शन आइदर f और g जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 होगा इन डेल्टा। सो यहाँ से क्या मिल गया कि हमें r जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल सही है, ओके।
अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट सी के बारे में। और स्टेटमेंट सी के लिए हम मान के चलेंगे कि f जो है एक फंक्शन है जो c से c की तरफ है और वो है एंटायर फंक्शन। साथ ही साथ जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस, दैट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर, और मॉड ऑफ f ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z फॉर ऑल मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब क्या होगा कि अगर हम जब लेंगे मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1/5। सो यहाँ से क्या मिला, दैट मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1/5 के बराबर होगा। हम मान के चलेंगे S जो है वो एक सेट है जिसमें वो सारे Z बिलोंग कर रहे हैं C के, सच दैट मॉड ऑफ Z जो है वो लेस देन 5 है, और इस सेट S में जो है हम 0 पॉइंट को जो है वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे क्या मिला कि S जो है वो बाउंडेड सेट है C का। अब जैसा कि हमें एक रिजल्ट पता है कि अंडर एंटायर फंक्शन इमेज ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, सो इससे क्या मिला कि f ऑफ s जो है वो बाउंडेड होगा, क्योंकि s जो है वो बाउंडेड है और साथ ही साथ f जो है वो एंटायर फंक्शन है। तो इस लाइन से क्या मिला, दैट देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ z is less than equal to k for all z belongs to S। अब हम इन सभी चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1/5 होगा जब मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी जब z इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमने मान के चला है कि f जो है एक ऐसा एंटायर फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दैट इज f ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है, और साथ ही साथ इट इज़ लेस देन इक्वल टू k होगा जब मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 5 है और इसमें से 0 को एक्सक्लूड किया गया है। ओके, अब इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या मिला कि f जो है वो एक एंटायर फंक्शन है, साथ ही साथ वो बाउंडेड भी है, और जो रेंज सेट है उसमें कंटेन कर रहे हैं एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो पॉसिबल नहीं है अगर हम लाइवली थ्योरम जो है वो लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट सी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया था कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो है ए एंड बी। तो ए एंड बी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।